बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पेडिग्री मेथड पढ़ चुके हैं। सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स को हैंडल करने का ये दूसरा तरीका है। बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग से भी हम एक नई वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप करोगे और किस तरह की प्रोसीजर इसमें फॉलो होती है, एक्चुअल में बल्क मेथड में होता क्या है, वो आपको समझना है। और कुछ 2-4 बातें हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको देखना है। देखो, माना कि एक वैरायटी है ए, ठीक, और एक दूसरी वैरायटी है बी, ठीक है भाई। इन दोनों वैरायटी को आपस में क्रॉस करवाकर हमें कोई नई वैरायटी बनानी है, ठीक है। ये रही वैरायटी ए और ये है वैरायटी बी, ठीक है। क्रॉस कराओ भाई इन दोनों को। क्रॉस कराने पर क्या मिलेगा? F1। F का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, और सुन लो। F का मतलब होता है फिलियल, शायद आप में से कईयों को ना पता हो। और फिलियल का मतलब होता है क्या? प्रोजेनी। और 1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, संतान। तो ये फर्स्ट जनरेशन F1 किसको डिनोट करती है? फर्स्ट जनरेशन को, पहली पीढ़ी को, ठीक है। तो ये तो मिटा दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो जब A और B दो वैरायटी का आपस में हमने क्रॉस कराया तो क्या बना अपना? F1, ठीक। अब इस F1 में तो हम सिलेक्शन कभी नहीं करते, ये बात शायद आप लोगों को ना पता हो। और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हम F1 में कभी भी सिलेक्शन नहीं करते? ध्यान रखना, चाहे बल्क मेथड हो, चाहे पेडिग्री मेथड हो, इसके अलावा ब्रीडिंग का कोई भी मेथड हो, F1 में कभी भी सिलेक्शन हम नहीं कर पाते। फिनोटिपिक सिलेक्शन F1 में नामुमकिन है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक F1 में फर्स्ट जनरेशन में फिनोटिपिक के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण क्या है? देखो, माना कि एक प्लांट है टॉल, सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ, और एक प्लांट है ड्वार्फ, ठीक है। थोड़ी सी आपको अगर जेनेटिक्स की नॉलेज हो तो आपको पता होगा टॉल के लिए होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? कैपिटल T, कैपिटल T। ड्वार्फ के लिए क्या होती है? स्मॉल t, स्मॉल t। हमने इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया तो क्या बनेगा? कैपिटल T, स्मॉल t। बताओ ये कैसा होगा? टॉल होगा। ये क्या है इसका? F1। तो आप देख सकते हो कि F1 में जितने भी प्लांट होंगे वो सब कैसे होंगे? टॉल। तो जब सभी प्लांट देखने में टॉल होंगे, उनका फिनोटिपिक एक जैसा होगा, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे? उनमें जब भिन्नता नहीं होगी तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे? सभी एक जैसे हैं, इसलिए F1 में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ बल्क मेथड के लिए नहीं है, ब्रीडिंग का कोई भी मेथड हो, फिनोटिपिक के बेसिस पर हम F1 में कभी भी सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इस F1 का क्या होगा? सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग कराने से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर F2, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर, पहला साल, ठीक। यहाँ पर हमें क्या मिला? F2। एक बात आपको याद रखनी है कि F1 में हमेशा हम लोग स्पेस्ड प्लांटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? स्पेस्ड प्लांटिंग। मतलब नॉर्मली जैसे कि मान लो अगर ये गेहूं की अगर हम बात कर रहे हैं, वीट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको पता है रो टू रो डिस्टेंस, कतार से कतार की दूरी गेहूं में क्या रखी जाती है? रो टू रो डिस्टेंस क्या रखते हैं? 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो नॉर्मल है। लेकिन F1 को जब भी हम ग्रो करेंगे तो इससे ज़्यादा दूरी हमको रखनी पड़ेगी। स्पेस्ड प्लांटिंग, दूर दूर उसे हम कल्टीवेट करते हैं। क्यों करते हैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और सुन लो। इसलिए उसको दूर दूर कल्टीवेट किया जाता है जिससे उसको न्यूट्रिएंट अच्छा मिल सके, प्लांट टू प्लांट कॉम्पिटिशन कम हो, प्रॉपर सनलाइट मिल सके, जिससे अच्छा फोटोसिंथेसिस हो, जिससे ग्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको मैक्सिमम नंबर में सीड मिल सके। ये स्पेस्ड प्लांटिंग का पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड। हमको मैक्सिमम सीड चाहिए जिससे कि हम F2 में नए प्लांट लगा सकें। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पेस्ड प्लांटिंग किया, F1 को कोई सिलेक्शन नहीं करना, जितने भी प्लांट होंगे F1 में उन सभी को हार्वेस्ट करना है बल्क में, कोई सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर हम बल्क में हार्वेस्ट करेंगे और क्या बना देंगे? F2 सीड। अब इस F2 सीड को फिर से सेल्फ पॉलिनेट करो। कौन से साल में? ईयर रहेगा अब सेकंड, दूसरा साल, ठीक है भाई।
हाँ गलती तो नहीं कर रहे अपन, देखो हाँ सॉरी, फर्स्ट ईयर तो यही हो गया अपना, पहला साल तो ये हो गया, ये हो गया अपना दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल। ठीक है, यहाँ पर आपने सेल्फिंग किया, ये क्या हो गया भाई सेल्फिंग, फिर से हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन नहीं करना है, जैसा पेडिग्री मेथड में आपने सिलेक्शन किया था इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, बल्क मेथड में आपको यहाँ सिलेक्शन नहीं करना है। यहाँ पर आप जितने भी प्लांट हैं सबको बल्क में हार्वेस्ट करोगे, नो सिलेक्शन, यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, सभी को हम यहाँ पर बल्क हार्वेस्ट करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करेंगे और F3 सीड बनाएंगे। ये क्या बनाएगा F3 सीड। ठीक है, इस F3 सीड को हम फिर से सेल्फिंग करेंगे, F3 सीड की हमने फिर से सेल्फिंग की, ईयर कौन सा होगा 4th, चौथे साल में। फिर से वही काम, कोई भी सिलेक्शन हमको नहीं करना है, कोई भी सिलेक्शन नहीं करना, बल्क में हार्वेस्ट करो और जो सीड बनेगा वो कौन सा होगा F4। इस F4 की फिर से सेल्फिंग करो। अब ये कौन सा ईयर हो गया, ये हो गया 5th ईयर। ठीक है, फिर कोई सिलेक्शन नहीं करना हमको, कोई भी सिलेक्शन हमको नहीं करना, बल्क में फिर से हार्वेस्ट करो। ये हो क्या रहा है, ना सिलेक्शन कर रहे हो, बस बल्क में हार्वेस्ट करो, आगे बढ़ो, बल्क में हार्वेस्ट करो, आगे बढ़ो। यहाँ पर फिर बल्क में हार्वेस्ट करो, यहाँ पर क्या बनेगा F5। ठीक है, इस F5 की फिर से सेल्फिंग कर दो, फिर से सेल्फिंग करो, फिर कोई सिलेक्शन हमको यहाँ पर नहीं करना है, फिर से हम यहाँ पर बल्क हार्वेस्ट करेंगे। इससे बन जाएगा क्या F6। ये कौन सा ईयर हो गया 6th ईयर। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, आप तो कोई सिलेक्शन तो कर ही नहीं रहे हो ना, यहाँ पर कोई प्रोजेनी टेस्ट हो रहा है। आपने सीधा उसको F2 में ग्रो किया, बल्क में हार्वेस्ट कर लिया, फिर F3 बनाया, फिर बल्क में हार्वेस्ट किया, फिर F4 बनाया, फिर बल्क में हार्वेस्ट किया, फिर F5 बनाया, फिर बल्क में हार्वेस्ट किया। एक्चुअल में हम यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये है हमारा मेन मोटिव। इस बल्क मेथड में मेन हमारा क्या मोटिव है, नेचुरल सिलेक्शन। हम यहाँ पर नेचर के द्वारा सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, और जब भी कोई चीज़ नेचर के द्वारा सिलेक्ट होती है ना, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जिसको नेचर चुनता है, जो नेचर में खुद को सर्वाइव करता है, वो ज़्यादा विग्योर होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। हम यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है, F2 से लेकर और आगे जितनी भी जनरेशन तक आप बल्किंग पीरियड करोगे, यहाँ पर मेन मोटिव है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो। तो क्या इतने कम समय में, बेसिकली ये जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया है, या ये जो बल्किंग पीरियड है कि हम कितने समय तक बल्क में हार्वेस्ट करते रहें, कितनी पीढ़ियों तक बल्क में हार्वेस्ट करते रहें, ये दो तरीके का है। एक तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है ना, उसमें नेचुरल सिलेक्शन तो करेगा ही होगा, साथ ही साथ इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो बल्किंग पीरियड है अपना, मतलब शॉर्ट टर्म बल्किंग पीरियड का मतलब कम समय के लिए, हम ज़्यादा जनरेशन तक हमको बल्क में हार्वेस्ट नहीं करना। शॉर्ट टर्म में हम बेसिकली 6 से 8 जनरेशन तक बल्किंग पीरियड करते हैं। ये जो हम कारनामे कर रहे हैं ना, पहले बल्क में हार्वेस्ट करो, फिर F3 बनाओ, फिर बल्क में हार्वेस्ट करो, फिर F4 बनाओ, फिर बल्क में हार्वेस्ट करो, फिर F5 बनाओ, फिर बल्क में हार्वेस्ट करो, फिर F6 बनाओ। इस तरह से हम 6 से 8 जनरेशन तक करते हैं शॉर्ट टर्म बल्किंग, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन तो होता ही है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशंस भी बनानी पड़ती हैं। ध्यान रहे, हमको आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं करना, हमको आर्टिफिशियल कंडीशन देनी है। जैसे कि अब आर्टिफिशियल कंडीशन क्या रहेगी, वो डिपेंड करेगा आपके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पर। जैसे कि मान लो इस बल्किंग मेथड से हमको कोई डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है। मान लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने का है। हम इस बल्क मेथड से डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाना है, यहाँ पर किस तरह की आर्टिफिशियल कंडीशन आप दोगे। यहाँ पर आपने बल्क में हार्वेस्ट किया है, जिस फील्ड में इस F2 को आप ग्रो करोगे ना, उस फील्ड में हम यहाँ पर कंटेमिनेशन कराएंगे, जानबूझकर कंटेमिनेशन कराएंगे।
मान लो कि चलो ये अपने VT माना था, मान लो कि यहाँ पर हमको ये जो डिसीज़ की बात कर रहे हैं ये हमारा रस्ट है, रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है। तो यहाँ पर हम जिस फील्ड में हमने इस F2 को ग्रो कराया है ना, उस फील्ड में हमको कुछ प्लांट डिसीज ससेप्टेबल लगाने पड़ेंगे और उसमें रस्ट स्पोर का स्प्रे करवाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करा देंगे, स्प्रे ऑफ रस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नेचर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो कभी कभी रस्ट के लिए, रस्ट डिसीज़ के लिए फेवरेबल ही नहीं होता, तो बीमारी आती ही नहीं है। तो जब बीमारी आएगी नहीं तो प्लांट खुद से कैसे लड़ेगा? अगर सब कुछ फेवरेबल कंडीशन रहे तो प्लांट कैसे अपने आप की अपनी पावर को दिखा पाएगा? जब तक नेचर ख़राब नहीं होगा, जब तक एनवायरनमेंट एडवर्स कंडीशन नहीं आएगी, तभी तो प्लांट अपनी अंदर के हुनर को दिखा पाएगा। तो यहाँ पर हम खुद से उसके एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर देते हैं, उस फील्ड को कंटेमिनेट कर देते हैं, उस फील्ड में हम लोग रस्ट स्पोर का स्प्रे करा देते हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जो ससेप्टेबल प्लांट होते हैं, उनमें रस्ट स्पोर का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उन प्लांट के अंदर हैवी रस्ट आ जाता है। रस्ट डिसीज़ उतनी भयंकर आती है उन ससेप्टेबल प्लांट के अंदर, और वो प्लांट कोशिश करते हैं कि पूरी F2 जनरेशन में रस्ट डिसीज़ फैला दें। तो जिन प्लांट के अंदर रस्ट डिसीज़ आ जाएगी वो प्लांट अपने आप बेकार हो जाएंगे, और जिन प्लांट के अंदर रस्ट डिसीज़ नहीं आएगी वो प्लांट सीड प्रोड्यूस करेंगे और F3 बनाएंगे। फिर F3 में सेम वही चीज़, यहाँ पर हम फिर से कंटेमिनेट करेंगे, स्प्रे विद रस्ट स्पोर्स, या इंजेक्शन करो या स्प्रे करो। ठीक है, यहाँ पर भी हम डिसीज ससेप्टेबल प्लांट्स लगाएंगे जिनके अंदर डिसीज़ हो जाएगी और वो पूरी F3 जनरेशन में डिसीज़ फैलाएंगे। अब जो प्लांट F3 में भी अपने आप को डिसीज़ से बचा के रखेंगे वही सीड बनाएंगे और वो F4 में जाएंगे। फिर वही चीज़ हम F4 में करेंगे, फिर से हम यहाँ पर स्प्रे कर देंगे रस्ट स्पोर का, और फिर से उस फील्ड में हम लोग कुछ डिसीज़ ससेप्टेबल प्लांट लगाएंगे, जिससे वो डिसीज़ ससेप्टेबल प्लांट में रस्ट डिसीज़ हो जाए और वो पूरी F4 जनरेशन में डिसीज़ फैलाए। फिर इस F4 में भी जो प्लांट रेजिस्टेंट होंगे वही सीड बनाएंगे और वही आगे वाली जनरेशन में जाएंगे। सेम यही चीज़ हम फिर F6 में, F5 में करेंगे, सेम यही चीज़ हम F6 में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये दोनों चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी करवा रहे हैं और आर्टिफिशियल भी कर रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म का यूज़ करो आप। 6 से 8 जनरेशन तक का बल्किंग पीरियड आपको करना है। ठीक है, F6 के बाद यूजुअली हम लोग यहाँ पर फिर शुरू कर देते हैं इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। मतलब 6 से 8 जनरेशन काफ़ी हैं ये पता करने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सा प्लांट खुद को कौन सा प्लांट ज़्यादा रजिस्टिविटी शो कर रहा है इस डिसीज़ के लिए, इस रस्ट डिसीज़ के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, इसकी भी सेल्फिंग ही होगी, लेकिन अब यहाँ पर हम बल्किंग नहीं कराएंगे। इस F6 को भी हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, ये कौन सा ईयर हो गया, 7th ईयर। ठीक है, सेल्फिंग कराने के बाद इससे क्या बनेगा, F7। ठीक, इस F7 में हम लोग बल्किंग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर हमने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद जो F7 बनेगा उस F7 में हम लोग करेंगे इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। अब यहाँ से हम प्रोजेनी टेस्ट शुरू कर देंगे। यहाँ से हम लोग जो अच्छे प्लांट हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा फिर F8। तो जो अच्छे प्लांट हमको मिले हैं उनको इस F8 में रो में कल्टीवेट कराएंगे। ठीक है, जो अच्छी रो होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो ये रो, कुछ अच्छी रो आई है, जो रो अच्छी होंगी वो क्या बनाएंगी, F9, और इस F9 को फिर हम लोग ले जाएंगे ट्रायल में। तो ट्रायल में आपको पता ही है, सबसे पहले आती है प्रीलिमिनरी ट्रायल, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रीलिमिनरी ट्रायल के बाद आती है आपकी सेंट्रल वैराइटल ट्रायल CVT, और इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन, और फिर फार्मर के पास ये वैरायटी पहुंचा दी जाती है। आ गई बात समझ में, एक नई वैरायटी बना दी हमने, किसके माध्यम से, नेचुरल सिलेक्शन भी करवाया और आर्टिफिशियल कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनेगी ना वो ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है, वो वैरायटी खुद से सिलेक्ट होकर आगे आई है। हमने वहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं किया है। 6 से 8 जनरेशन तक हमने कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ आर्टिफिशियल कंडीशन दी, जिसको सर्वाइव करना था वो सर्वाइव कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है लॉन्ग टर्म। अगर हम चाहें ये आर्टिफिशियल कंडीशन ना दें, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से नेचुरल सिलेक्शन ही हो, हम चाहते हैं पूरी तरह से नेचुरल सिलेक्शन हो, तो फिर कम से कम 30 जनरेशन तक आपको ये काम करना होगा बल्किंग वाला।
और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 30 जनरेशन के बाद भी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि नेचर है भैया, हर बार नेचर ख़राब तो होता नहीं है। एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हर बार एडवर्स ही हो, एनवायरनमेंट कई बार अच्छा भी होता है जिसमें डिसीज़ नहीं आ पाती, कई बार डिसीज़ के लिए फेवरेबल होता है, कई बार डिसीज़ के लिए अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का यूज़ करते हैं जो कि 30 जनरेशन तक जाता है, 30 से ज़्यादा भी जा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन बल्किंग करनी है, यहाँ पर बल्किंग पीरियड की बात हो रही है जी, 30 जनरेशन तक बल्किंग, यही काम करते रहो बस, बल्क में हार्वेस्ट करो आगे जाओ, बल्क में हार्वेस्ट करो आगे जाओ। मतलब यहाँ पर हम F6 है ना, इस लॉन्ग टर्म में तो F30 तक पहुँच जाते हैं, इतना समय लग जाता है। तो ये मेथड तो कोई यूज नहीं करता, बहुत लंबा मेथड हो जाता है। इसी मेथड का यूज़ करते हैं इस बल्किंग मेथड में मोस्टली, और एक वेराइटी बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर कोई और एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो हम लोगों का जो टारगेट है वो है रेन फेड वैरायटी बनाने का। रेन फेड वैरायटी का मतलब हो गया कम पानी में उगने वाली वैरायटी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड होगा वहाँ पर हम पानी कम देंगे, इसको लेस वाटर, 1 या 2 इरीगेशन दे दिया हमने। तो जो प्लांट खुद को कम वाटर में भी सर्वाइव करा लेंगे वही सीड प्रोडक्शन करेंगे और आगे जाएंगे। फिर इस F3 में हम फिर से इसको कम पानी देंगे, और इसमें भी फिर जो प्लांट खुद को सर्वाइव कर लेंगे कम पानी में वो सीड बना के आगे जाएंगे, वहाँ पर हम फिर से कम पानी देंगे। ऐसा ही यहाँ पर करेंगे 6 से 8 जनरेशन तक। तो 6 से 8 जनरेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सिर्फ वही प्लांट हमको मिलेंगे जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगे, जो कि कम पानी में भी ग्रो करने की क्षमता रखते होंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, फिर F9, फिर प्रिलिमिनरी ट्रायल CBT। इसमें देखो टाइम कितना लग गया, 7 साल तो यहाँ पर लग गई, 8वां साल यहाँ लगेगा, 9वां साल यहाँ लगेगा, 10 साल यहाँ पर लग जाएंगे। CBT में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, मतलब 11 से लेकर 13 तक यहाँ लग जाएंगे, 14 ईयर, यानी कि लगभग 14 साल। इस बल्क मेथड में इसका डिसएडवांटेज ही यही है कि इसमें 14 साल का समय लगता है, ये मिनिमम टाइम पीरियड है, इससे भी ज़्यादा लग सकता है अगर, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हम नेचर के भरोसे हैं, नेचर ने अगर काम किया तो ठीक, नहीं किया तो और सा ज़्यादा समय लगता जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, श्योरिटी नहीं है, नेचर काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, और एडवांटेज इसका यही है कि जो चीज़ नेचर से सिलेक्ट होकर आती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक भाई, तो ये तो हो गया बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग।